अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम BScs का स्प्रिंग 2024 का एक पेपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल पेपर था, लेकिन मुश्किल नहीं था। अगर चीज़ें ये पढ़ी हुई हो ना, तो ये जो वैसे अमूमन जो पैटर्न आता है ना, उससे ये बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ ये कि अगर किया हो तो। खैर, सबसे पहले इसका ये वाला जो हम क्वेश्चन है, ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4। अब इस क्वेश्चन 4 के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग C++ फंक्शन। हमने एक फंक्शन उनको बना के देना है। उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस फंक्शन का जो हेडर है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो फंक्शन जो है उसका नाम है मेक बैलेंस्ड BST। तो इससे हमें पता ये चल रहा है कि हमने एक BST ट्री बनाना है, और वो BST ट्री कौन सा होगा, एक बैलेंस्ड BST ट्री होगा। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कोई भी चीज़ यहाँ से हमने रिटर्न नहीं करवानी। और यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर दो चीज़ें जो है ना पास हो रही हैं। एक पास हो रहा है अनसाइंड स्टैटिक बिगन, तो ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंटर है। दूसरा मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मेरे पास एक एक किस्म क्या है कि जो अरे का साइज होता है ना, जो तो यहाँ पे मेरे पास साइज पास हो रहा है। अब यहाँ से ना मुझे एक तो ये पॉइंटर पास हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे हम जो है ना एक नंबर ऑफ एलिमेंट यानी साइज पास करवा रहे हैं। तो इससे मुझे पता ये चल रहा है कि इस फंक्शन के अंदर जो है ना हम एक अरे को पास करेंगे। और यहाँ पे अगर आप ये देखो ना, तो स्टैटिक बिगन से मुराद ये है कि जो अरे होती है ना हमारी, सपोज कर लें ये एक अरे है हमारे पास। तो उस अरे का जो जीरो इंडेक्स होगा, वो जीरो इंडेक्स यहाँ पे एज एड्रेस पास होगा, और इसीलिए यहाँ पे इसका नाम हमने क्या रखा है, बिगन रखा है, कि जहाँ से ये अरे जो है वो शुरू हो रही है। और साथ में हम जितने इसके टोटल एलिमेंट्स है, लाइक यहाँ पे 4 है, तो वो यहाँ पे साथ में हम 4 पास करेंगे। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे कंफर्म होगी कि इसके अंदर क्या पास होगी, एक अरे पास होगी। अब आगे वो खुद ही बता रहा है कि ये एक अनसॉर्टेड अरे जो है ना, वो इनपुट में लेगा। अब यहाँ पे उनका ये अनसॉर्टेड बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। एंड मेक्स अ बैलेंस्ड BST। और इससे जो अनसॉर्टेड अरेज को दी जाएगी, उससे एक बैलेंस्ड BST आएगा। अब बैलेंस्ड BST से मुराद क्या है, कि ये नहीं होगा कि ट्री जो है वो स्क्यूड बन के आए। स्क्यूड ट्री कौन सा होता है, कि सपोज कर लेना कि अगर मेरे पास अरे है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 अगर मैं ऐड करता हूँ, तो वो पहले 1 आएगा, फिर उसके राइट पे 2 आ जाएगा, फिर उसके राइट पे 3 आ जाएगा, फिर उसके राइट पे 4 आ जाएगा। तो ये एक बैलेंस्ड ट्री नहीं है, ये राइट साइड के ऊपर स्क्यूड है। तो मेरे पास जो ट्री बन के आना चाहिए वो एक बैलेंस्ड ट्री होना चाहिए। जैसे कि सपोज करें इस केस में ये एक बैलेंस्ड ट्री जो है ना, मैं आपको बना के देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक बैलेंस्ड ट्री बन रहा है कि ट्री के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो है ना वो बैलेंस आ रहा है नंबर ऑफ नोड का। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो बैलेंस्ड ट्री बन के आएगा ना, उसके जो चिल्ड्रंस है, वो एलिमेंट्स जो है ना वो 2 × k और 2 × k+1 से जो है ना वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अब इस चीज से क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीजें जो है ना आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसका सोल्यूशन ये है कि हम सबसे पहले जो उसने फंक्शन की हेडिंग हमें दी थी, हम सबसे पहले ये लिखेंगे, वॉइड मेक बैलेंस्ड BST। दो पैरामीटर्स जो पास हो रहे थे वो भी पास होंगे। यहाँ पे अनसाइंड का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे हम वैल्यूज पास कर रहे हैं ना, वो साइंड वैल्यूज नहीं होंगी, यानी उनका कोई साइन नहीं होगा प्लस या माइनस का, वो सारी की सारी अनसाइंड यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो ये वैसे इतना मैटर नहीं करता कि यहाँ पे ये उसने डाटा टाइप क्या दी हुई है। अब क्योंकि उसने हमें शुरू में ही बताया था कि हमारे पास जो अरे पास होगी वो कौन सी होगी, एक अनसॉर्टेड अरे है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अरे को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट क्यों करेंगे, ये चीज आगे जो है ना ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कंप्लीटली, कि इसको अगर सॉर्ट नहीं करते तो देन क्या हो गया, और अगर सॉर्ट हम करते हैं तो फिर क्या होगा। अब सबसे पहले हम चलें यही चीज देख लेते हैं। सपोज करें मेरे पास नंबर्स हैं 50, 51, अगेन 58 आ गया हमारे पास, देन 52, देन उसके बाद 53 एंड 54। अब अगर मेरे पास ये एक अरे दी हुई है, तो मैं इससे अगर ट्री बनाता हूँ, तो सबसे पहले 50 मेरा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। 51 इसके राइट पे जाएगा। देन उसके बाद जो 58 है वो 51 के राइट पे जाएगा। फिर उसके बाद 52 आ रहा है, तो वो 58 के लेफ्ट पे आएगा। फिर उसके बाद 53 आ रहा है, तो वो 52 के राइट पे जाएगा। फिर उसके बाद 54 आ रहा है, तो वो 53 के जो है वो राइट पे जाएगा।
अब ये जो ट्री है हमारा, ये भी एक क्या बन के आया, एक ये राइट स्क्यूड ट्री हमारे पास जो है ना ये बन के आया। तो अनसॉर्टेड अरे से जो है ना कभी भी हम ये चीज गारंटेड नहीं होती कि हमारे पास जो ट्री बन के आएगा वो बैलेंस्ड होगा या नहीं होगा। तो हम इसलिए क्या कर लेंगे कि हम अपनी जो अरे है उसको सॉर्ट कर लेंगे। अब अगर इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ इन्हीं वैल्यूज को, तो सॉर्ट करने पे मेरे पास ये क्या बन जाएंगे, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 58। यहाँ पे हम एक साथ एक और इजाफी वैल्यू भी ले लेते हैं, लाइक 55 ले लेते हैं हम, या सॉरी 59 ले लेते हैं क्योंकि सॉर्टेड है। तो मैं यहाँ पे जो है ना एक आड नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो सबसे सेंटर वाली वैल्यू है वो क्या है, वो 53 है। तो सबसे पहले मैं सेंटर वाली वैल्यू को ऐड करूंगा, तो 53 मेरा क्या बन जाएगा, रूट। फिर उसके बाद मैं जो ये वाली साइड है इसमें से जो सेंटर वाली वैल्यू वो क्या है, 51, मैं 51 को ऐड करूंगा तो 51 इसका चाइल्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 51 के दोनों साइड है, सबसे पहले इसमें से मैं इस 50 को ऐड करूंगा तो वो इसके लेफ्ट पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो इसकी राइट साइड है इसको ऐड करूंगा तो वो इसके राइट पे ऐड हो जाएगा। अब ये जो 53 की ये वाली साइड थी, इसमें से मैं सेंटर वाली वैल्यू को ऐड करता हूँ तो 58 यहाँ पे ऐड होगा। देन उसके बाद 54 को मैं ऐड करूँ, वो इसके लेफ्ट पे ऐड होगा। फिर उसके बाद अगर मैं 59 को ऐड करूँ तो वो इसके राइट पे ऐड हो जाएगा। तो ये मेरे पास अगर आप देखो तो अब ये मेरे पास ट्री क्या बन के आया, एक बैलेंस्ड ट्री बन के आया। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी इस अरे को क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। अब सॉर्ट करने से हमारे पास फिर क्या फायदा होगा कि हम हमेशा सेंटर से एक वैल्यू उठाएंगे, और सेंटर से वैल्यू उठाने के बाद हम क्या कर लेंगे, सिंपली उसको ट्री में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सॉर्ट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर बिगिन को भी पास करेंगे जो कि अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है, और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली सॉर्ट का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी एल्गोरिथम यूज करके अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे बस आप ये लिख दो कि सॉर्ट वाला फंक्शन कॉल करके हम अरे को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम हमारी जो BST की क्लास होगी, जाहिर बात है जैसे लिंक लिस्ट की हम क्लास बनाते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की क्लास होते हैं, वैसे ही हम एक लिंक BST की भी एक क्लास होती है हमारे पास। हम BST की क्लास से एक उसका ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको न्यू BST से इनिशियलाइज करवाएंगे। देन उसको इनिशियलाइज करवाने के बाद, यहाँ पे स्टैटिक लगाना मैं भूल गया, इनिशियलाइज करवाने के बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे बैलेंस वाला। और इस बैलेंस वाले फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम अपनी अरे भी पास करेंगे और साथ में जो हमारा ट्री है वो भी पास कर देंगे। अब अरे का नाम था बिगन और ट्री वाले ऑब्जेक्ट का नाम था ट्री। और यहाँ पे ये जो 0 और साइज -1 है ना, ये अरे का स्टार्टिंग और जो एंड वाला इंडेक्स है, सपोज कर ले अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 9 आ जाएगा। तो 0 से 9 यानी जो इंडेक्सेस हैं वो भी साथ में मैंने पास करवा दी। अब इस बैलेंस वाले फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस बैलेंस वाले फंक्शन के अंदर ये होगा कि हम हमारी सॉर्टेड अरे पास हुई है, तो सॉर्टेड अरे में हम क्या करेंगे कि हम जो सबसे मिडिल वाली वैल्यू होगी ना उसको हम पकड़ेंगे और ट्री के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो अगर आप देखो तो इस बैलेंस वाले फंक्शन में क्या हो रहा है कि एक तो हमारे पास आ रही है अरे, दूसरा साथ में उसका फर्स्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, और साथ में हमारे पास जो है ना वो ट्री का रूट जो है ना हमारे पास वो आ रहा है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो फर्स्ट इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स से छोटा या अगर उसके इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो तभी हम ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर हमारे पास जो है ना यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू जो है वो लास्ट से ग्रेटर हो गया है, तो इट मीन्स कि वो वैलिड इंडेक्सेस नहीं हमने पास किए, तो उस केस में ये कोड रन नहीं होगा। अब मेन लॉजिक क्या है कि हम फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें और उससे हमारे पास जो मिडल इंडेक्स है वो निकल के आ जाएगा। फिर वो जो मिडल इंडेक्स के ऊपर अरे की वैल्यू पड़ी हुई होगी ना, उसको हम जो है ना वो ट्री के अंदर इंसर्ट करवा दें, और वो सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो रूट बन जाएगी। अब अगेन हम क्या करें, सपोज कर लेना कि हमारे पास ये अरे दी गई थी हमें जिससे हमने बैलेंस्ड ट्री बनाना था, इसको हमने सबसे पहले सॉर्ट किया, ये 0 से लेकर 6 तक नंबर्स आ गए। अब इसमें से हमारी जो सेंटर वाली वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। तो 3 जो है वो एज रूट जो है ना वो ऐड हो जाएगा। अब हम अगेन क्या करेंगे, ये बैलेंस वाला फंक्शन कॉल करेंगे और इस बैलेंस वाले फंक्शन के अंदर अरे को पास करेंगे, साथ में फर्स्ट वाला इंडेक्स यानी कि 0 वाला इंडेक्स, और साथ में जो मिडल से एक स्टेप पीछे था यानी जो 2 इंडेक्स है हम वो भी पास करवा देंगे, और उसके साथ में हम रूट भी पास करवा देंगे। तो यानी ये जो इतनी अरे है, इतनी अरे के लिए अगेन हम ये फंक्शन कॉल कर लेंगे, और जब ये अगेन फंक्शन कॉल होगा
तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 1 आ जाएगा जब इसका हम मिडल निकालेंगे। तो अब ये जो 1 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई होगी वो वाली हमारी वैल्यू जो है ना वो ट्री के अंदर इंसर्ट होगी। तो पहले हमारा 3 ऐड हुआ, फिर उसके बाद हमारा 1 ऐड हो जाएगा। अब अगेन क्या होगा कि हम जो फर्स्ट इंडेक्स है वो और मिडिल -1 यानी कि 0, यानी 0 0 फर्स्ट और लास्ट इसको अगेन बैलेंस के अंदर पास करवा देंगे। तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। तो 1 की लेफ्ट साइड पे 0 ऐड हो जाएगा। अब अगर आप इससे जो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो देखो तो उसमें मिडिल +1 और लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो पास होगा। तो यानी यहाँ पे मिडिल +1 से क्या क्या हो जाएगा, मतलब 2, और लास्ट वाला इंडेक्स भी इतने वाले, सिर्फ इतने पार्ट में कौन सा बन रहा था, ये 2 वाला ही बन रहा था। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वो अरे के अंदर ऐड होगी। तो यहाँ पे इसके राइट पे क्या ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। सिमिलर सिचुएशन इसके इस साइड पे भी बनेगी, और पहले 5 देन उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 6 जो है वो ऐड हो जाएगा, और मेरे पास एक बैलेंस्ड ट्री बन के आ जाएगा। अब वो साथ में वो जो रिप्रेजेंटेशन बोल रहे थे कि 2 मल्टीप्लाई बाय के और 2 मल्टीप्लाई बाय के +1, चिल्ड्रन जो है वो इन पोजीशंस के ऊपर होने चाहिए। अब अगर हम जो इंडेक्सेस है ना उनको 1 से शुरू करें कि 3 का इंडेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 है। अब अगर आप देखो तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो रूट है जो कि 1 इंडेक्स के ऊपर है, वैसे 0 होता है मुझे पता है, लेकिन अगर आप सपोज करो कि ये 1 इंडेक्स है तो 1 इंडेक्स का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो कहाँ पे होगा, वो हमें ये 2k से पता चल जाएगा। तो k की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इंडेक्स के ऊपर लेफ्ट चाइल्ड पड़ा हुआ है। फिर इसी तरह अगर मैं इसका 3 का राइट चाइल्ड देखना चाह रहा हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 इंडेक्स के ऊपर इसका राइट चाइल्ड पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर मैं इस 1 का लेफ्ट और राइट देखना चाह रहा हूँ तो इसकी k की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा, तो ये इसका लेफ्ट इंडेक्स आ गया। फिर इसी तरह मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5, और 5 इंडेक्स के ऊपर जो है इसकी राइट वैल्यू पड़ी हुई है, राइट चाइल्ड इसका पड़ा हुआ है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इंडेक्सेस तो 0 से शुरू होते हैं, तो 0 इंडेक्सेस के लिए अगर आप 0 इंडेक्स से शुरू करना चाह रहे हो, लाइक इसको 0, इसको आप 1 रखना चाह रहे हो, इसको 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो देन हमें ये जो फार्मूलाज है इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय के +1 जो है ये लेफ्ट चाइल्ड निकाल के देगा, 2 मल्टीप्लाई बाय के +2 जो है ये हमें राइट चाइल्ड निकाल के देगा। मसलन अगर मैं इस 1 का जो है लेफ्ट और राइट अगर निकालना चाह रहा हूँ तो 1 का के वैल्यू क्या है, 1 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो 1 का लेफ्ट चाइल्ड 3 इंडेक्स के ऊपर है। अगर इसका मैं राइट निकालना चाहूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 4 आ जाएगा, तो इसका राइट चाइल्ड जो है वो 4 इंडेक्स के ऊपर है। तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ वो जिस वे में रिप्रेजेंट किया गया उसके अंदर कंसेप्ट्स इतने ज्यादा थे कि वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। बस सिंपली हमने क्या करना था, अरे को हमने सॉर्ट करना था। सॉर्ट करने के बाद हमने हर दफा जो मिडिल वैल्यू है वो उठा के हमने ट्री के अंदर इंसर्ट करवा देनी है, और मिडिल वैल्यू उठा के इंसर्ट करवाने से क्या होगा कि हमारे पास एक बैलेंस्ड ट्री जो है वो बन के आएगा। आई होप सो इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन 3 है, और इस क्वेश्चन 3 के अंदर वो बोल रहे हैं कि एक प्रायोरिटी क्यू हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। हर एक वैल्यू जो है ना वो किसी एक की से एसोसिएटेड होती है। फिर आगे वो बता रहा है कि जो इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं इंसर्ट करने के हैं, साथ में हम की बताते हैं और जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक की के ऊपर जो वैल्यू वो जाके स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद है रिमूव मिन। तो ये एक फंक्शन है जो सबसे स्मॉलेस्ट की वाली वैल्यू होगी उसको रिमूव करवा के रिटर्न करवाएगा। बाकी के ऑपरेशंस जो है ना वो बता रहे हैं कि एक हमारे पास साइज वाला ऑपरेशन होगा जिससे हमें क्यू का टोटल साइज पता चलेगा। इज एम्प्टी का फंक्शन है जो रिटर्न करवाएगा ट्रू या फॉल्स। वो बोल रहे हैं कि इसकी 2 इम्प्लीमेंटेशंस हैं, और दोनों इम्प्लीमेंटेशंस में क्या फर्क है कि एक के अंदर हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है और दूसरे के अंदर हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है विद रिस्पेक्ट टू की। यानी ए के अंदर ये है कि हम सपोज करें ना, मैं एंटर करता हूँ 1, 2, यानी 1 की है मेरी और 2 वैल्यू है, और फिर साथ में मैं एंटर करता हूँ 3, 2, और फिर उसके बाद मैं एंटर करता हूँ 0, 5। अब ये इसी आर्डर के अंदर जो वैल्यूज जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ बस इसी आर्डर के अंदर ऐड हो रही है।
और इसमें होगा क्या कि अनसॉर्टेड में कि अगर मुझे मिनिमम वाली वैल्यू लेनी होगी तो मैं पूरी जो लिस्ट है उसको ट्रैवर्स करके देखूंगा कि सबसे स्मॉलेस्ट की कौन सी है, और फिर उस वैल्यू को मैं रिटर्न करवा लूंगा। और सॉर्टेड के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे ये मैं वैल्यूज ऐड करूंगा ना, तो ये सॉर्ट भी हो जाएंगी साथ में। यानी जीरो की वाली वैल्यू जो है वो हमेशा पहले आएगी, फिर उसके बाद वन की वाली आएगी, देन उसके बाद जो नेक्स्ट की वैल्यू आ रही है वो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यूज जो है वो अपनी की के लिहाज से सॉर्ट हो जाएंगी। और सॉर्ट होने के बाद यहाँ पे अब अगर मुझे अगेन मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो जो सबसे फर्स्ट की पड़ी हुई होगी वही जो सबसे स्मॉलेस्ट की वाली वैल्यू है वो होगी, तो मैं उसको रिटर्न करवा लूंगा। अब वो पूछ रहा है कि ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड के लिहाज से इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, आप ये बता दो। अब जो लिस्ट का साइज है, चाहे वो सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है, वो दोनों केसेस में हमें जो है ना वो बिग O ऑफ वन के अंदर पता चल जाएगा। हमने सपोज कर लेना कि हमने वहां पे एक साइज नाम का एक वेरिएबल रखा होगा, जिसके अंदर हम हर दफा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देंगे जब भी लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड या डिलीट होगी। और अगर उसको एक्सेस करना होगा तो हम बिग O ऑफ वन के अंदर एक्सेस कर लेंगे, सिंपली वो साइज की वैल्यू हम रिटर्न करवा देंगे। तो चाहे सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है, दोनों केसेस में बिग O ऑफ वन का टाइम हमें लग जाएगा। और सिमिलर इज एम्प्टी के लिए भी इज एम्प्टी भी यही देखेगा कि अगर साइज जीरो है तो इज एम्प्टी ट्रू होगा, तो वो भी हमें कितने टाइम में पता चल जाएगा, बिग O ऑफ वन के अंदर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या कितने में पता चल जाएगा, बिग O ऑफ एन के अंदर पता चल जाएगा, चाहे सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। अब नेक्स्ट है इंसर्ट। अब अनसॉर्टेड के अंदर क्या था कि जैसे ही हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यू को ऐड करते ही वो कहीं पे भी बीच में ऐड हो जाएगी, हम ये नहीं देख रहे कि रेट जो है वो हमारी वो सॉर्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो इस केस में हमारी जो इंसर्शन है वो बिग O ऑफ वन के अंदर होगी। अब जो सॉर्टेड होगी, सॉर्टेड के अंदर डिपेंड कर सकता है, हो सकता है कि हमने कोई एक स्पेसिफिक जो है ना वो अंडरलाइंग डाटा स्ट्रक्चर यूज किया है, जिसकी वजह से एडिशन का टाइम जो है वो अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो log n में आए। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे वर्स्ट केस देखना है ना, तो वर्स्ट केस में देखने में ये होगा कि हमारे पास बिग O ऑफ n का टाइम लग जाए। यानी हम क्या करें कि जब भी हम कोई भी वैल्यू को ऐड करें, तो वेरी स्टार्ट से हम उसका कंपैरिजन करते जाएं। लाइक सपोज करें कि अगर इसमें मैंने एडिशन करना है टू की का, कि 2, 3 मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, तो सबसे पहले हम जीरो के साथ कंपैरिजन करें, फिर वन की के साथ कंपैरिजन करें। तो वन से क्योंकि ये ग्रेटर है, तो वन से ग्रेटर के बाद यहाँ पे टू आना चाहिए, तो यहाँ पे जो दरमियान में जो है ना ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो वर्स्ट केस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ इसका कंपैरिजन हो सकता है। अब जो मिनिमम रिमूव करना है, अब क्योंकि इंसर्ट करते हुए अनसॉर्टेड में बिग O ऑफ वन के अंदर हो रहा है, लेकिन रिमूव करते हुए मुझे इसमें सारी वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करके बीच में सबसे मिनिमम वैल्यू की वाली ढूंढनी पड़ेगी। तो उस केस में बिग O ऑफ एन का टाइम मुझे लग जाएगा, जितने एलिमेंट्स है उतना टाइम लग जाएगा। लेकिन सॉर्टेड में क्योंकि हमेशा छोटी वैल्यू वेरी फर्स्ट इंडेक्स पे होगी, तो वहां पे मुझे बिग O ऑफ वन का टाइम लग जाएगा। और ये पूरे सवाल के जो है मेरे ख्याल से 18 नंबर है, सिर्फ ये टाइम कम्प्लेक्सिटीज निकाल के देने का। आई होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक के डी ट्री है, और के डी ट्री के अंदर भी हमारे पास के की वैल्यू 2 है, यानी कि बाइनरी ट्री है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 2D ट्री इसको हम बोल सकते हैं, या 2 डायमेंशनल ट्री इसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर हमें ये एक ट्री दिया हुआ है ऑलरेडी, और उसके अलावा हमें जो है ना एक ये 2 डायमेंशनल पैटर्न दिया हुआ है। और इस पैटर्न की बेस के ऊपर हमने बताना है कि जो हमारा W, X, Y और Z है, ये कहाँ पे ऐड होंगे और किसके लेफ्ट या राइट चाइल्ड बनेंगे। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, रूट क्या है हमारा A। तो A हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाली जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है A को। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो A की ये जो ये वाली साइड है, इस साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के लेफ्ट सब ट्री के अंदर है। और जो ए से इस साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये राइट सब ट्री के अंदर आ रहे हैं। अब जो ए का लेफ्ट चाइल्ड है सी, तो सी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इस लाइन के ऊपर। अब जो सी से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो उसकी राइट साइड पे हैं। अब यहाँ से हमें दो चीजें पता चल गई कि अगर किसी पॉइंट की जो लाइन है उससे राइट साइड पे कोई चीज है तो वो उसके राइट पे आएगी। जैसे ए से राइट साइड पे ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे कहाँ पे हैं, ये ए की राइट साइड पे हैं। इसी तरह जो सी है, जो इससे ऊपर एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो इसके राइट साइड पे आ रहे हैं। तो अब जो मिसिंग नोड्स हैं हमने वो देखना है कि वो किस पॉइंट के लेफ्ट, राइट या अपर या डाउन साइड पे आ रहे हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो उसके लेफ्ट पे हैं या राइट पे हैं।
अब अगर आप यहीं पे देखो तो सी के लेफ्ट के ऊपर हमारे पास जो सी से नीचे एलिमेंट्स हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे, उससे लेफ्ट पे आएंगे। तो ई और डी जो है ये दोनों सी के लेफ्ट सब ट्री के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे। अब सी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो कौन सा है, वो डी है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो डी है इसी की ही लाइन जो है ना वो सिर्फ सी से मिली हुई है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो डी है वो क्या है, वो सी का लेफ्ट चाइल्ड है। और डी से फिर आगे अब जाहिर बात है डी की वर्टिकल लाइन है तो इसका भी हम क्या देखेंगे कि लेफ्ट और राइट क्या है। तो डी के लेफ्ट पे क्या है, ई ई है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डी के लेफ्ट पे क्या है, हमारे पास ई है। इसी तरह अगर आप देखो तो डी के राइट पे क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। तो यहाँ से हम एक लाइन निकालेंगे और ये डब्ल्यू में डब्ल्यू वाले जो डार्ट है इसमें से पास करेंगे। और जो हमारा डी है इसके राइट पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। तो यूं हमें पता चल गया कि डब्ल्यू डी का कौन सा चाइल्ड होगा, जो यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है डब्ल्यू डी का राइट चाइल्ड होगा। फिर इसी तरह जो बाकी है हम वो भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि एक्स जो है वो एच का कौन सा चाइल्ड होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एच है हमारे पास, ये एच की लाइन है। अब हमने देखना है कि एच के जो है ना वो लेफ्ट और राइट पे क्या क्या आ रहा है। अब एच के अगर आप देखो तो राइट वाला जो चाइल्ड है वो उन्होंने बताया हुआ है ऑलरेडी, वो क्या है, वो आई है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एच के राइट पे क्या है, आई एडिड है। अब हमने देखना है कि एच के लेफ्ट पे क्या है। एच के लेफ्ट पे आपको यहाँ पे एक्स नजर आ रहा होगा और एक्स के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो एच के लेफ्ट पे क्या है, हमारे पास एक्स। तो एक्स हमारा कहाँ पे ऐड होगा, एट द लेफ्ट ऑफ एच। तो एक्स विल बी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एच। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि वाई जो है वो जी का कौन सा चाइल्ड होगा। अब यहाँ पे हमें जो है ना ये जी वाला जो नोड है ये दिया हुआ है हमें, ये बी के डाउन वाली साइड पे है तो यानी बी के लेफ्ट पे होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जी जो है वो बी के लेफ्ट के ऊपर है। फिर उसके बाद ये जी से एक लाइन जा रही है ये जे की तरफ। तो ये जी से किस साइड पे लाइन है, राइट साइड पे है। तो अगर आप देखो तो जी से राइट पे क्या हमारे पास ऐड है, जे एडिड है। और इसी तरह ये जो y है ये g से लेफ्ट साइड पे है। तो फिर ये यहाँ पे ट्री में भी कहाँ पे ऐड होगा, g की लेफ्ट साइड पे ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे y। तो y विल बी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ g। अब वो लास्ट में पूछ रहा है कि zx का कौन सा चाइल्ड होगा। अब यहाँ पे हमें पहले पता चल गया था कि जो x है वो h का लेफ्ट चाइल्ड है। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि ये x की हॉरिजॉन्टल लाइन है तो जो इससे ऊपर चीज होगी वो इसके राइट पे होगी और जो इससे नीचे चीज होगी वो इसके लेफ्ट पे होगी। तो z हमारा जो है वो x से नीचे है। तो अगर z हमारा x से नीचे है तो ये इसकी कौन सी साइड पे होगा, ये उसकी लेफ्ट साइड पे होगा। तो z विल बी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ x। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे क्या ऐड हो जाएगा, z ऐड हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं था। आई होप सो आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि हमने कैसे इसमें जो है ना वो लेफ्ट और राइट पे चीजें ऐड करनी है। आपको एक ये टू डायमेंशनल जो है ना वो प्लेन दिया जाएगा और टू डायमेंशनल प्लेन में जो चीज जो है ना किसी एक अगर वर्टिकल लाइन है ना तो वर्टिकल लाइन की जो राइट पे चीज होगी वो ट्री में उसके राइट पे ऐड होगी, जो उसके लेफ्ट में है वो उसके लेफ्ट पे ऐड होगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो अपवर्ड वैल्यूज हैं वो उसके राइट पे होंगी और जो उससे डाउनवर्ड वैल्यूज हैं वो उसके लेफ्ट पे ऐड होंगी। अब ये जो इसका बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में ना वो पूछ रहा है कि हमारे पास क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं और दो कोऑर्डिनेट्स में अगर हमने किसी भी एक स्पेसिफिक नोड को हमने जो है ना वो फाइंड करना है तो हमें जो है ना वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ सकता है, ये चीज वो पूछ रहा है। तो इसको दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि अगर ट्री में से हमने कोई नोड सर्च करना है तो हमें कितना जो है ना वो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे अमूमन जो है ना ये जो 2D ट्रीज हैं ये बैलेंस्ड होते हैं अमूमन। तो बैलेंस्ड ट्रीज के अंदर जो है हमारे पास log ऑफ n का टाइम जो है ना लग जाता है, यानी जितनी ट्री की हाइट होती है। और क्योंकि ये बाइनरी है तो यहाँ पे बेस 2 आ जाएगी और साथ में +1 भी आ जाएगा क्योंकि हमने हाइट निकाल ली। तो जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उनमें हम उसका log लेके उसके अंदर हम +1 करेंगे तो हमारे पास हाइट निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे ना एक और चीज भी साथ में इसके ना एडिशन आ जाएगा, वो ये क्योंकि यहाँ पे ये 2D ट्री है तो 2D ट्री के अंदर ना हर एक ये जो नोड है ना यहाँ पे दो दो वैल्यूज होती है। यहाँ पे आप सपोज कर लो 2, 4 है। तो इसमें अब क्योंकि ये हमारा जो है ना ये वर्टिकल है तो वर्टिकल की में हो सकता है कि हमने यहाँ पे ना इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को यूज करके जो है ना आगे वाली जो वैल्यूज है उनको ऐड किया हो, दोनों से कंपैरिजन नहीं होगा। तो हर स्टेप के ऊपर जो है ना ये सिर्फ एक ही कंपैरिजन है, यानी बेशक यहाँ पे वैल्यूज दो ऐड हो भी रही है ना हर एक नोड के ऊपर,
लेकिन हर एक नोड पे जो कंपैरिजन हम करते हैं ना वो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू से ही करते हैं। अगर यहाँ पे हम एक्स एक्सिस से कंपैरिजन करते हैं तो उससे नेक्स्ट जो लेवल है वहां पे हम वाई से हम कंपैरिजन करेंगे, उससे नेक्स्ट पे अगेन एक्स से कंपैरिजन करेंगे, उससे अगेन हम वाई पे कंपैरिजन करेंगे। तो जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो ऐसे ही रहेंगे जैसे हम सिर्फ एक वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टिल जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इसकी हाइट पे ही डिपेंड करेगी, जो कि हमारे पास बन जाएगी बिग O ऑफ log ऑफ n बेस 2। अगर आप इसको वैसे लिखना चाहो ज्यादा थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव तो आप यूं लिख लो, साथ में +1 भी लगा लो क्योंकि हाइट में +1 लगाना होता है हमने। आई होप सो इस 2 डायमेंशनल ट्री की आपको समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने वर्स्ट केस थीटा कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। इवन तो अब वो ये कह रहा है कि ये वर्स्ट केस थीटा निकालनी है, तो अब थीटा में अमूमन क्या होता है कि हम एवरेज निकालते हैं। अब लेकिन क्योंकि उसने साथ में वर्स्ट केस बोल दिया है तो आप यही सपोज कर लो जैसे निकालना हमने बिग O ही है, लेकिन साथ में जो सिंबल है वो कौन सा आ जाएगा, थीटा का आ जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम वो ये दे रहा है कि फाइंड अ गिवन वैल्यू इन इन एन अनसॉर्टेड n बाय n मैट्रिक्स। अब हमने सपोज कर लें कि ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी उसकी वैल्यूज हैं और ये एक अनसॉर्टेड है। आप सपोज कर लो कि ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो टोटल इसमें 9 वैल्यूज होंगी। तो अगर हमारे पास एक n बाय n मैट्रिक्स है उसमें से हमने कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें जितनी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू उन सबके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। और हो सकता है कि हमें वो 9 कंपैरिजन के बाद मिले, हो सकता है हमें वो मिले ही कोई ना वैल्यू। तो वर्स्ट केस के अंदर जितना मैट्रिक्स का साइज है हमें उतना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें थीटा ऑफ एन स्केयर का, क्योंकि n बाय n है तो इसको हम n स्केयर लिख सकते हैं, तो थीटा ऑफ n स्केयर का हमें टाइम लगेगा। और साथ में आप ये रीजन भी बता दो क्योंकि अनसॉर्टेड वैल्यूज है और अनसॉर्टेड वैल्यूज के अंदर हमें हर एक वैल्यू के साथ उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करके हमें n स्केयर का टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद है बाइनरी सर्च ओवर n एलिमेंट्स। अब ये बाइनरी सर्च अगर हम करते हैं ना किसी भी, सपोज कर लें हमारे पास जो है ना 8 जो है ना एलिमेंट्स हैं, तो उनके ऊपर हम बाइनरी सर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मिडल वाली वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं, और अगर मैच हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अरे को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और वो 4 4 का पार्ट होगा। फिर ये उसमें से हम ये देखेंगे कि वो जो वैल्यू मिडल वाली वैल्यू थी वो जिसको हम फाइंड कर रहे हैं वो उससे छोटी है या बड़ी है। तो अगर जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो बड़ी है तो हम ये जो दूसरा पार्ट है इसमें देखेंगे, अगर छोटी है तो इस पार्ट में देखेंगे। अब इस पार्ट में जब हम देखेंगे तो अब हमारे पास अरे कितनी हो चुकी है, 8 से हाफ हो चुकी है। इसमें भी हम मिडल पे करेंगे, मिडल पे अगर मैच होगी तो ठीक है, वरना अगेन अरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, साइज 2 2 रह जाएगा। फिर इस 2 पे भी हम कंपैरिजन करेंगे, अगर मैच हो जाती है तो ठीक है, वरना अगेन डिवाइड करके 1 1 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और 1 से अगर लास्ट पे मैच हो जाए तो ठीक है, वरना हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। तो इस पूरे काम के अंदर हमें कितने स्टेप्स लगेंगे, 1 2 3। और ये अगर हम लॉग ले लेना 8 का, लॉग ऑफ 8 बेस 2, तो वो भी हमारे पास क्या आता है, 3 आंसर आता है। और वैसे भी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन से आपको याद होगा कि जब हमारे पास जो अरे या लूप का साइज है वो हर दफा हाफ होता जाएगा, तो हमारे पास वो लॉग होगा, क्योंकि एडिशनल या इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल लूप नहीं चल रहा होगा, हमारे पास डिविजनल लूप चल रहा होगा। डिविजनल लूप के केस में हमारे पास लॉग आएगा, log ऑफ n, और हर दफा क्योंकि हाफ हो रही है अरे तो बेस क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो log ऑफ n बेस 2, तो इस केस में हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, वी गो ऑफ log ऑफ n बेस 2। उसके बाद है हमारे पास फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अनसॉर्टेड अरे विद n एलिमेंट्स। अब अगर हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे है ना, अगर सॉर्टेड अरे होगी तो इट मींस के जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, लेकिन अगर अनसॉर्टेड वैल्यू है तो हमें एक लूप लगा के उसकी सारी वैल्यूज का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो बिग O ऑफ n का टाइम जो है हमें वो लग जाएगा वर्स्ट केस के अंदर। तो क्योंकि ये थीटा में बताना है तो आप सारे ये जो सिंबल्स हैं इनको थीटा में जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये लिंक लिस्ट से आया हुआ है। इसमें हमें उन्होंने थोड़ा सा कोड ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, रिमेनिंग जो वो जितना पूछेंगे उतना हम लिख के दे देंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना एक क्लास नोड है और ये एक टेम्पलेट क्लास है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट टाइप नेम टी, यानी इसमें जो हमारा डाटा होगा नोड का तो वो टी डाटा टाइप का होगा। कंपाइल टाइम पे हम जो भी डाटा टाइप का डाटा इसमें पास करेंगे तो ये नोड उस डाटा टाइप का डाटा जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर इसके अंदर इसका ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे साथ में उसने जो है ना जो लिंक लिस्ट वाली क्लास है उसको फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया है, ताकि वो ये जो डाटा और नेक्स्ट है बजाय इसके सेटर गेटर फंक्शन बनाने के इनको डायरेक्टली एक्सेस कर ले।
फिर उसने पब्लिक पार्ट के अंदर इसका जो है ना वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और जो नेक्स्ट है उसको उसने नल असाइन करवा दिया, क्योंकि जहाँ पे भी पॉइंटर होता है हमारे पास हमने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो लाजमी बनाना होता है और कोई ना कोई वैल्यू जो है उसको हमने लाजमी इनिशियलाइज करवानी होती है। देन उसके बाद लिंक लिस्ट वाली क्लास है, और लिंक लिस्ट वाली क्लास के अंदर सिर्फ एक ही प्राइवेट मेंबर है जिसका नाम है हेड, और यहाँ पे भी उसने टेम्पलेट लिया और टेम्पलेट टी यहाँ पे उसने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब वो बोल रहा है कि ऐड एट फ्रंट वाला जो फंक्शन है ना हमने वो बना के देना है। और अगर आप यहाँ पे देखो ना तो वो बोल रहा है कि आपका जो कोड की इम्प्लीमेंटेशन है वो हर एक केस को हैंडल करे। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम फ्रंट पे ऐड कैसे करते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। आप सपोज करो कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, यानी कोई भी नोड नहीं है, और हम हमारे पास एक वैल्यू है 5, हमने उसको जो है वो सिंपली ऐड करना है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो है ना एक इफ की कंडीशन हम लगा लेंगे। इफ की कंडीशन लगा के हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हेड के ऊपर जो है ना हेड को हम मेमोरी इनिशियलाइज करवाएंगे एक नोड से, और हेड को मेमोरी इनिशियलाइज करवा के हम वहां पे 5 को ऐड करवा देंगे। तो ये तो एक सिचुएशन तो ये होगी कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो हम हेड को मेमोरी इनिशियलाइज करवाएंगे, क्योंकि पॉइंटर है, पॉइंटर को मेमोरी इनिशियलाइज करवा के ही हम यूज कर सकते हैं। और ये जो 5 वैल्यू है हम इसको हेड के ऊपर ऐड करवा देंगे। फिर दूसरा ये है कि अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो ये दूसरी सिचुएशन हो जाएगी एल्स वाला पार्ट। अब एल्स वाले पार्ट में ये होगा कि सपोज करें कि ये 5 तो ऑलरेडी ऐड है, हेड है ये, और मैंने अब 4 को ऐड करना है, नया हेड मैंने बनाना है 4 को। तो सबसे पहले मैं एक टेम्परेरी नोड क्रिएट करूंगा। टेम्परेरी नोड में जो है ना मैं 4 की वैल्यू को ऐड करूंगा तो मेरे पास एक नोड बन जाएगा यहाँ पे 4, जो कि टेम्परेरी नोड है। फिर मैं क्या करूंगा कि इसके नेक्स्ट के ऊपर, 4 के नेक्स्ट के ऊपर जो है ना मैं हेड को ऐड करूंगा, यानी 5 जो है वो 4 के नेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी भी हेड वाला जो पॉइंटर है वो 5 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन उसके शुरू में क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। तो मैं यहाँ से हेड को हटा के मैं 4 पे हेड वाले पॉइंटर को मूव कर दूंगा। तो यूं मेरा ये जो 4 है ये नया हेड बन जाएगा। तो सारी सिचुएशंस जो है वो इसके अंदर क्या हो चुकी हैं, हैंडल हो चुकी। अब यहाँ पे क्योंकि उसने ना कोई करंट वाला पॉइंटर लिया है, ना उसने कोई साइज वाला वेरिएबल लिया है, ना उसने कोई टेल वाला वेरिएबल लिया है, तो ये सारी चीजें हम भी क्या कर देंगे, हम इग्नोर करवा देंगे। तो इसका एक दफा कोड देख लेते हैं। फंक्शन का नाम उसने हमें खुद ही बताया था, ऐड फ्रंट नाम का हमने फंक्शन बनाना है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू पास होगी जिसको हमने हेड पे ऐड करवाना है, उसकी डाटा टाइप मैंने टी रखी है, क्योंकि क्लास कौन सी थी, हमारी टेम्पलेट। और डाटा के लिए भी हमने कौन सी डाटा टाइप वहां पे रखी हुई थी, नोड के अंदर टी टी टाइप रखी हुई थी। तो सबसे पहले तो अगर इफ हेड इज इक्वल टू नल पीटीआर, कि अगर हेड हमारा जो है ना वो एम्प्टी है, तो हेड एम्प्टी कब होगा, जब उसको कोई भी हम मेमोरी इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो उसके अंदर नल पॉइंटर होगा। तो अगर हमारा हेड जो है वो नल पीटीआर है, आप नल पीटीआर की जगह पे सिंपली जो है ना वो कैपिटल्स के अंदर जो है वो नल भी लिख सकते हो सिर्फ। तो अगर हमारा हेड एम्प्टी है तो उस केस में हम क्या करें कि हम हेड को एक मेमोरी इनिशियलाइज करवाएंगे नोड डाटा टाइप की, क्योंकि हेड की टाइप भी क्या थी, नोड थी। तो नोड डाटा टाइप की इसको हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, और साथ में हम जब यहाँ पे नोड लिखेंगे तो नोड के अंदर हमने ये टी जो है ना ये भी पास करवाना है, हमने उसको डाटा टाइप भी बतानी है कि किस डाटा टाइप की मेमोरी इनिशियलाइज करवा रहे हैं, क्योंकि जो नोड क्लास थी वो टेम्पलेट क्लास थी। अब हेड को जब मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगी तो हेड का जो डाटा वाला पार्ट है उसके ऊपर हम ये जो वैल्यू हमें पैरामीटर में पास हुई थी हम सिंपली उसको इनिशियलाइज करवा देंगे। अब ये तो एक सिचुएशन ये होगी कि जब हमारा हेड जो है वो एम्प्टी है। अब दूसरी सिचुएशन जब हमारा हेड एम्प्टी नहीं होगा, वहां पे ऑलरेडी कोई वैल्यू स्टोर्ड होगी। तो हम सबसे पहले जो है ना एक टेम्परेरी नोड लेंगे और टेम्परेरी नोड को मेमोरी इनिशियलाइज करवाएंगे। देन उसके डाटा वाले पार्ट के ऊपर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे, और जो हमारा डाटा होगा ना जिसको हमने टेम्परेरी नोड में स्टोर किया, उस टेम्परेरी नोड के नेक्स्ट के ऊपर हम हेड को रख देंगे, जो सिचुएशन हमने पहले वो ड्रा करके देखी थी। देन उसके बाद हमारा जो हेड है वहां वो हम उसको हम किससे इनिशियलाइज करवा देंगे, टेम्प से इनिशियलाइज करवा देंगे। यानी सपोज करें 5 अगर ऑलरेडी एडिड है और हमने 4 को ऐड करना है, तो 4 हमारे पास क्या बनेगा, एक टेम्परेरी नोड बनेगा। टेम्परेरी नोड बनने के बाद उसके नेक्स्ट पे हम हेड को ऐड करेंगे, फिर हेड वाले पॉइंटर को हम कहाँ पे भेज देंगे, टेम्प के ऊपर भेज देंगे। तो यूं हमारा ये जो 4 है ये हेड पे आ जाएगा, बिल्कुल लिस्ट के शुरू में ऐड हो जाएगा। तो सारी सिचुएशंस जो है वो फ्रंट पे ऐड करने के लिए हैंडल हो चुकी हैं। आई होप सो आपको ये पेपर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।